अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवान टेक्सवाम के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बहुत ही अहम किरदार है। क्या हुकूमत एक्सपोर्ट को बढ़ाने में और इम्पोर्ट को कम करने में संजीदा है? क्या ट्रंप के आने की वजह से पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात को असरात मुरतब होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलने की उम्मीद की जा सकती है या पाकिस्तान की मुआशरत बेहतर हो सकती है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मियाँ मोहम्मद ज़ाहिद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, नायब सदर हैं लॉ बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद है फैसल इकबाल खां साहब, आप एफसी हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद है मोहम्मद आसफ राना साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सीनियर मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के, इसी मेंबर रह चुके हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। सबसे पहले मियाँ ज़ाहिद साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, एक्सपोर्ट को बढ़ाने में हुकूमत आपको कितना संजीदा नजर आती है? यूबी साहब, एक्सपोर्ट जो है वो किसी भी कंट्री की बैकबोन है, लाइफलाइन है। जिस कंट्री की एक्सपोर्ट्स अच्छी हैं, डेफिनेटली उसके फॉरेन रिजर्व भी अच्छे हैं और उसकी इकोनॉमी भी उसी हिसाब से बेहतर होती है। अनफॉर्चुनेटली हमने एक्सपोर्ट सेक्टर को इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे, बल्कि अभी रिसेंटली जो फाइनेंस एक्ट था उसमें एक्सपोर्टर की पहले जो थी वो फाइनल टैक्स रिजीम थी 1%। एक बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है 1% टैक्सेशन के बाद वो फाइनल टैक्स उसका लाइबिलिटी थी डिस्चार्ज हो जाती थी। इस बजट में हमने क्या किया कि वो जो 1% है वो भी मिनिमम में ले गए और बल्कि 147A(b) के अंदर उसका 1% मजीद उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मैं जो चीज प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसकी मेरी कॉस्टिंग ज्यादा हो गई, तो मैं इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने से कासिर रहूंगा और डेफिनेटली इसका लॉन्गर रन में इम्पैक्ट ये आएगा कि मैं एक्सपोर्ट मेरी कम होती जाएगी क्योंकि मैं कम्पीट नहीं कर सकूंगा। सेकेंडली 2-3 साल में एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ा है, वो कमी वाकई हुई है वाकई कोई, या फिर इसमें बढ़तरी हासिल हुई है? इसमें अगर आप देखें फैक्ट्स एंड फिगर्स को, तो जो हमारी हाईएस्ट एक्सपोर्ट थी वो थी 2022 में, वो थी 31.78 बिलियन डॉलर की। 23 में हम आ गए 27.54 बिलियन डॉलर पे और 24 में जो हमारी हुई है वो 30.65 हुई है। अगर आप तीनों सालों का कंपैरिजन करें तो हाईएस्ट अभी भी 2022 की है। अभी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है कि हमने 24-5 में जो प्रोजेक्टेड हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 32.3 बिलियन डॉलर की होंगी। उसमें 2 महीने का डाटा जो जुलाई और अगस्त का है वो 2.9 बिलियन डॉलर और 3.38 बिलियन डॉलर हमारा जुलाई और अगस्त का है। अगर इसी हिसाब से एक्सपोर्ट रही तो ये टारगेट मीट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से टैक्सेशन हुई है उससे ये टारगेट हमारा डाउन भी हो सकता है। जो नया टैक्स लगाया गया है एक्सपोर्टर पर, उसकी वजह से उसमें कमी वाकई उसमें देखे ना कि टैक्स सिर्फ लगाने का मकसद जो था वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपकी एक्सपोर्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फाइनल टैक्स की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना मेरे लिए आसान है। जब मैं मिनिमम टैक्स में जाऊंगा और 1% में एडजस्टेबल टैक्स भी पे कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरा ऑडिट भी होगा, मुझे हैरेस भी किया जाएगा, मुझे करप्शन वाले अनासर भी फेस करना पड़ेंगे। इन सब की वजह से एक्सपोर्टर का जो मोरल है वो डाउन होगा। फैसल इकबाल खान साहब, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो वाहद ऐसे सेक्टर हैं जिनसे पाकिस्तान का ज़र मुबादला का बहुत ही अहम रोल है। ज़र मुबादला पाकिस्तान का बढ़ता है तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होता है, अगर कम होता जाए तो मजीद कर्जे पे कर्जे लेने पड़ते हैं, करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ता है, बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। दोनों सेक्टर को आप अगर अपना तजिया करें तो आप किस तरह देखते हैं कि वाकई हमारी हुकूमतें इसमें मुखलिस हैं? यूबी साहब, जो दो चीजें आपने बात की, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अब हमारी जो इस वक्त मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी वो चीजें हैं जिनके लिए हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करना पड़ता है। मैंने आपके इस प्रोग्राम के तवसत से बारहा ये बात की है और इसको इक़्तिदार के कॉरिडोर्स में भी पहुंचाया है, पावर कॉरिडोर्स में भी, कि हमें उन एक्सपोर्ट्स पे गौर करना चाहिए जिनके लिए हमें कोई इंपोर्ट ना करनी पड़े। जब तक हम उन एक्सपोर्ट्स की तरफ नहीं आएंगे, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो मामला है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, इसका तवाज़ुन हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं करें। यानी वो जैसे बाहर के मुल्कों में आप चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, आप हांगकांग चले जाएं, तो वो मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो जो एक्सपोर्ट है वो एक ऐसी एक्सपोर्ट होती है जिसके ऊपर तमाम तर जोर होता है प्रॉफिटेबिलिटी पे भी, और उससे रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा आता है। हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है। मैंने आपके इस प्रोग्राम के तवसत से ये कहा था कि इंडिया में इस वक्त जो IT एक्सपोर्ट्स है वो 182 अरब डॉलर की होगी। उनका जो इस वक्त आबादी है वो है 125 अरब, हमारी आबादी है 25 करोड़। अब उसी के हिसाब से कह लें कि अगर हम उसमें चौथाई एक्सपोर्ट पे आ जाएं, जो कि हमारे पास पोटेंशियल भी है, हमारी यंग जनरेशन जो है वो IT की फील्ड में बहुत आगे है और काम भी पाकिस्तान
पाकिस्तान में आ रहा है, हमें 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का एक एवेन्यू ये खोलना चाहिए, जबकि इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट फ्रॉम आईटी सिर्फ 3 अरब डॉलर की है, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि हम उस चीज में कामयाब हो सकते हैं टैक्सेशन के जरिए, किसी पॉलिसी के जरिए कोई इंसेंटिव देंगे जिसमें हमारी एक्सपोर्ट, जब तक हम उस एक्सपोर्ट पे गौर नहीं करेंगे जिस एक्सपोर्ट के लिए मुझे रॉ मटेरियल विद इन द कंट्री मिले, तब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। अब इंडिया की मैं मिसाल ऐसे लेता हूं कि जब मनमोहन सिंह साहब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक आदमी पकड़ा सिंगापुर से, उसे कहा कि दुनिया की तमाम बड़ी आईटी कंपनीज को इंडिया में बेंगलोर में ला तो उनका जो है ना हेड ऑफिसेस बनवाओ। इंडियन गवर्नमेंट ने पैटर्नाइज किया उसको, खुद गवर्नमेंट लगी उसको पैटर्नाइज करने। उन्होंने बकायदा एक रोल मॉडल के तौर पे एक पूरा प्लान दिया कि ये प्लान है जिसके तहत हमने इंडिया में आईटी की एक्सपोर्ट को यहाँ पे तरवीज देनी है। अब हमारी जो हुकूमत है अभी तक मुझे उसमें कोई संजीदगी नजर नहीं आती। नेट के मामला को हल नहीं कर सके आज तक, हमारे नेट के मसाइल नहीं हल हो रहे। देखें उसमें देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी सऊदी अरेबिया में 30 अरब डॉलर की गेमिंग जोन का एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये 30 अरब डॉलर के जो नए गेमिंग जोन के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हुकूमत को चाहिए इनमें से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारी जवान जनरेशन के लिए खुद सिक्योर करें, यहाँ से काम करवाएं। ऑब्वियसली वो पैसा पाकिस्तान में ही आना है ना, वो पैसा पाकिस्तान में आएगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स को तरवीज मिलेगी। अब जब तक हम इस मौजू को सोचते नहीं, प्लान नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली हम पहले जब यंग होते थे ना, मैट्रिक में होते थे, एफए में, हम सुनते थे 5 साल प्लान, 10 साल प्लान, उसके बाद ये प्लान बनने ही बंद हो। अभी करंटली हमारा क्या विजन, क्या मिशन है, हमारा क्या थिंक टैंक है, हमारी प्लानिंग कमीशन तो मौजूद है, लेकिन वो अगले 5 साल का क्या रोड मैप दे रहे हैं ये किसी को नहीं पता। वैसे फैसल साहब, जब कोरोना आया था कोविड का दौरान, पाकिस्तान को गारमेंट्स के बहुत से आर्डर मिले थे दूसरे मुल्कों से। उनके जो त्यौहार होते हैं उनके अगर गारमेंट्स के आर्डर पाकिस्तान ले ले तो गारमेंट्स में पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग में ना सही, इंडस्ट्रियल में ना सही, ज़राअत में ना सही, तो गारमेंट्स में बहुत ज़्यादा मुबादला ला सकते हैं। देखिए यूबी साहब, हम फिर डी ट्रैक हो रहे हैं। गारमेंट्स एक लो मार्केट वैल्यू वाली प्रोडक्ट है। जब तक आप हाई मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका ये एक्सपोर्ट का रफड़ मौजूद रहेगा। आप कितनी एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, ये 30 अरब डॉलर को आप 10 अरब डॉलर और बढ़ा लेंगे, 40 अरब डॉलर पे चले जाएंगे। और यार आप एक एवेन्यू है, खाली आईटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो विद इन द कंट्री आपके पास जवान लोग मौजूद हैं। आने वाला वक्त आईटी से मुनसलिक। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त हमारे जो नौजवान बैठ के अकाउंटिंग का और टैक्स के काम कर रहे हैं ना, यूएस और यूके के, वो एवरेज 1000 से 1500 पाउंड महीने का कमाते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से। 1000 पाउंड का मतलब है तकरीबन 3,70,000 3,80,000 रुपया। ठीक है, अगर इसी को हम ऑर्गेनाइज कर दें, उनके लिए फैसिलिटीज बना दें, जैसे अरफा क्रीम टावर में इन्होंने कहा कि जी हम जगह देंगे लोगों को बैठने के लिए, काम करने के लिए जगह देंगे, हम अपनी यूथ को कायदा मोबिलाइज करें। मेडिकल बिलिंग का काम आ रहा है पाकिस्तान में, आउटसोर्स अकाउंटिंग का काम आ रहा है पाकिस्तान में, आउटसोर्स टैक्सेशन का काम आ रहा है पाकिस्तान में, मेडिकल ट्रांसपेरेंसी का काम आ रहा है पाकिस्तान में। आप देखें हुकूमत की मुझे कहीं पे भी इस वक्त ना इमरान खान की ना करंट हुकूमत की मुझे कहीं पे नजर ही नहीं आई कि वो क्या करना चाह रहे हैं। आप देखें बांग्लादेश जैसे मुल्क की 13 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट होगी, आप अभी भी 2 से 3 अरब डॉलर पे बैठे हैं, मीनिंग देयर बाय कि हम लोग मुखलस नहीं है। फिर इंपोर्ट को जिस तरह हम कम करते हैं, फिर करंट अकाउंट सारा कम हो जाता है, फिर हम खुशियां मनाते हैं करंट अकाउंट सारा हमने कम कर दिया है। मैं ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक आदमी को जिंदा रहने के लिए 3 चपातियां चाहिए। ठीक है, हम उसको कहें कि तू जिंदा रह या ना रह, ऐसी एक चपाती दांगे खान। ठीक है, अब एक चपाती खाने से उसकी तो परफॉर्मेंस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरी जितनी टेक्सटाइल है जो एक्सपोर्ट कर रही है, वो एक एक चीज, सुई धागा बटन तक, वो हांगकांग से इंपोर्ट करते हैं। जब तक वो चीजें नहीं आएंगी, केमिकल, धागे, बटन, ये आपका फाइन कॉटन जिसकी वजह से ये शर्टें बनती है 80 काउंट की, तब तक आप एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेंगे। आपने तो अपनी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया इस पे पाबंदी लगा के। आपकी सारी टेक्सटाइल बंद पड़ी है। पहले कारखाने लगते रहे, बाद में इंपोर्ट पे पाबंदी लगा के आपने कारखाने बंद करा दिए। 550 टेक्सटाइल मिले हैं जो मुझे पता है फैसलाबाद, लाहौर और इसके मुजाफात में बंद हो चुकी हैं। तो एक टेक्सटाइल मिल लगाने के लिए 1.5 से 2 अरब रुपया लगता
लगता है। आप मुझे बताएं अब इससे क्या होगा, बैंकों के डिफॉल्ट होंगे, लोन लिया हुआ है वो लोन तो नहीं वापस कर सकेंगे ना, मिलें बंद होगी। स्वाए चंद एक घरों के जो कि पुराने चल रहे हैं, उनके अलावा सबका माशी हालात बहुत भैड़े हैं, ये सिर्फ इंपोर्ट पे बैन करने से। आप देखें, आप दो चीजों में तमीज नहीं कर पा रहे कि इंपोर्ट क्या करना है क्या नहीं करना। आप देखें, आपने बैन लगाना है ना तो लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पे लगाएं बैन, आप गाड़ियों की इंपोर्ट पे बैन लगाएं, आप ये जो चिप्स बाहर से आते हैं बच्चे खाते हैं, कैंडीज आती हैं, ये दूध आता है, ये दही आता है, ये पानी आता है, उसको बंद करें। आप उसके अगेंस्ट बंद क्या कर रहे हैं, वो नेसेसरी इंपोर्ट्स जिनके लिए हमें एक्सपोर्ट करने के लिए वो जरूरी है। तो खाते हैं बाहर से इंपोर्ट उसकी वजह से वो सर देखिए, डॉग फूड, कैट फूड, बंद हो, लेकिन ऐसे कुछ चाय की Unfortunate जिनकी स्पेशल चाय थी वो जिसको इंपोर्ट को रोका नहीं गया। सर 1700 रुपए की पानी की बोतल यहाँ पे हम उमरा पी रहे हैं जो इस वक्त बाहर से आती है, ठीक है। अब बात समझाएं कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी उबाल के पी लो, यानी पानी उबाल के भी वही चीज बन जाती है जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं फैसल साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आसिफ राणा साहब, जितनी इंपोर्ट है, टैक्सेशन है हमारी, क्या हमारी टैक्सेशन इतनी कमजोर है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, या इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही? जिस तरह फैसल साहब कह रहे थे हमारे पास वो सहूलियात नहीं है, आप क्या समझते हैं मसाइल कहाँ पे? यूबी साहब देखिए कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हमारी पॉलिसीज किसी भी हमारे बिजनेस को या इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे कोई पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म आती हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि मिनी बजट आने वाला है, आ गया है, तो जब ऐसे होगा तो इंडस्ट्री प्रमोट नहीं करेगी। जब तक हम लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। अभी ख्वाजा साहब भी यही बात कर रहे थे कि जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट की गुड्स में कंज्यूम होना है उस पर पाबंदी ना लगाएं, उसको इंपोर्ट करने दें, और जो हमारी लग्जरी आइटम्स हैं जिसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है उस पे बैन करें, और टैक्सेशन की पॉलिसीज़ को आसान करें। इस वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेगी। आईटी की तरफ मुतवज्जो हो। देखें कि आईटी और मार्केटिंग जो ऑनलाइन हो रही है, जिसे हम फ्री लांसिंग कहते थे, उसको भी इन्होंने कह दिया है कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो पिछले बजट में। तो जब लोगों को ये हार्श पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, उनको टैक्सेस में ज़्यादा खींचने की तरफ लाएंगे, एक्सपोर्टर को भी जो एक्सपोर्ट सर्विसेज कर रहे हैं उसमें तो किसी रॉ मटेरियल की जरूरत है। सेल टैक्स की बात की है, रजिस्ट्रेशन की, तो जो अब मैन्युफैक्चरर है सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन तो उनकी हो ही नहीं रही। लोगों के हजारों शिकायत लोग दर्ज करवा रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं चीफ कमिश्नर के पास, वो कहते हैं यूनिट के पास आपकी भेज दिया हमने रजिस्ट्रेशन, वहाँ से भी लोग वापस मायूस आ जाते हैं, उनके पास नहीं जाते। ये भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं डिपार्टमेंट में। वैसे कह रहे हैं हमने सेल टैक्स, हमने उसमें शफाफियत लानी है, सेल टैक्स में लोगों को ज्यादा से ज्यादा नेट में लाना है, रजिस्ट्रेशन आप करते नहीं है। यूबी साहब इसमें ये है कि किसी भी जगह इंटर होने के लिए एक डोर होता है, किसी रूम में इंटर होना है तो वो डोर है। रजिस्ट्रेशन जो है ना वो बेसिक चीज है, तो उसकी एंट्री फ्री करें, उसको आसान करें। रजिस्ट्रेशनें हो रही हैं लेकिन कुछ हमारे भी पहले तो ट्रेड की नहीं होती थी, अब तो मैन्युफैक्चरिंग की भी नहीं हो रही। नहीं हो जाती हैं यूबी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी अप्लाई की हैं कोई रिजेक्ट नहीं हुई। फिर आप चमक दिखाते होंगे? नहीं, चमक के अलावा देखिए आप अगर प्रॉपरली उसको अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करते हैं तो वो रिजेक्ट नहीं होगी। हमारा यहाँ पे ये भी तो है ना कि हम कह रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना करें और रजिस्ट्रेशन हो जाए। अच्छा राणा साहब, एक बहुत बड़ा मसला और भी चल रहा है। आज FIE में मैं गया था जहाँ पे सेल टैक्स के जो आपके मेंबर है, लॉ टैक्स बार के जो मेंबर है, उनके कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं एंटीजन के लिए सेल में। उनके कार्ड इस्तेमाल करके उनके जो पासवर्ड ID पासवर्ड है उसको चेंज करवाने के लिए उनके कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके ऊपर केस FIE में दर्ज हो रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे, वाकई ऐसा मुमकिन है, होता है ऐसे? यूबी साहब ऐसा ही मुमकिन है, बल्कि मेरे केस में भी ऐसा हुआ कि मेरा क्लाइंट अमेरिका बैठा हुआ था, उसका यूजर ID किसी ने चेंज करवाया, उसमें एडवोकेट साहब थे, उन्होंने अपना फीस ली और उसको चेंज कर दिया। चेंज करवा के तो उन्होंने जो उनका डाटा कलेक्ट करना था करके दोबारा चेंज किया जब, तो तब उन्हें पता चला कि वो यूजर ID मेरा ना ऑर्डर आया तो इसको चेक करें। उन्होंने मुझे कहा, मैंने देखा तो उनका यूजर ID चेंज हुआ था, वो रिकवर किया, रिकवर करके चेक किया तो वो जो मॉडिफिकेशन हुई ना उसमें एक एडवोकेट साहब थे शेखुपुरा के, उनका बार का कार्ड लगा हुआ। हमने उनको अप्रोच किया, बल्कि उन्होंने कहा जी हम किसी को क्या अप्रोच करते हैं, पंजाब बार में एप्लीकेशन दी। पंजाब बार में एप्लीकेशन दी तो वो वाया मैं बताने लगा कि होता क्या है। उसने कहा जी मुझे जिला कचहरी लाहौर से किसी ने कहा था, एक बंदा वो काम करता है स्टैम्प पेपर जो इशू कर
आता है, उसने स्टैम्प पेपर बना के दिया है, साइन भी खुद ही किए, बंदा इधर भी नहीं है, तो उसने दिया है, तो मैंने अपनी फी ली और मैंने अपना कार्ड दिया और उसको चेंज करवा दिया। जब उस बंदे तक गए तो उसने कहा जी मुझे किसी और कंसल्टेंट ने दिया था, वो वकील भी नहीं था, आम कोई बंदा था, क्लर्क टाइप कोई, उसने दिया। तो यहाँ पे हो तो ऐसा ही रहा है। ये डिपार्टमेंट को चाहिए, या तो जब उन्होंने कह दिया है कि एक्चुअल टैक्स पेयर खुद आए, टैक्स बार के मेम्बरान के ऊपर दाग लग जाएगा, ये 2 नंबर काम करता है, जिसको पता ही नहीं है, जिसका कार्ड इस्तेमाल हुआ है उसको पता ही नहीं है, जिसका लाइसेंस इस्तेमाल हुआ है। डिपार्टमेंट का इसमें कसूर है। तो अगर मेरा कार्ड यूज हो रहा है तो डिपार्टमेंट मुझे बुलाए, मुझे क्यों नहीं बुलाता, मेरे बगैर ना करे। इसमें देखिए कोताहियां तो दोनों तरफ से हैं। एतमाद से मार खा जाते हैं ना, आपके जो आपके ताल्लुक वाले हैं एफबीआर में बैठे हैं, वो कहते हैं चलो राणा साहब का इस्तेमाल कर लेते हैं, मसला नहीं बनेगा। जब मसला को अगले बंदे जब एफआई में बुलाते हैं, फिर राणा साहब को पता चलता है जनाब आपका लाइसेंस, आपका कार्ड इस्तेमाल हो गया। लेकिन देखिए वो रिकॉर्ड कहाँ से मिला, फिर टैक्स से ही मिलता है ना, टैक्स वाले यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं डिनाई कर रहा हूँ तो फिर एफआईआर उस पर होनी चाहिए जो बंदा उसको यूज कर रहा है, जिसने यूज करवाया या टैक्स। और मियां साहब, आप टैक्स बार के नायब सदर हैं, आप इस पे एक्शन नहीं ले सकते? जो मेम्बरान के कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, बिहार के अफसरान करते हैं, और वो केस एफआईए में कई केसेस मेरे सामने आए हैं। आज मेरे सामने एक केसेस आया जिसमें सामने मैं साथ पेश हुआ हूं, तो ये तो उसको पता ही नहीं है टैक्स बार के मेंबर को मेरा कार्ड इस्तेमाल हो गया। सर उसमें बेसिकली ये काम शुरू होता है आपकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से। हमने बारहा अपने सेमिनार्स में भी और अदरवाइज भी आगाही यही देते हैं कि जब भी आप अपना एनटीएन रजिस्टर्ड करवाते हैं, आप उसमें अपना ईमेल एड्रेस दें और अपना फ़ोन नंबर दें। अब दोनों चीज़ें जब आपकी होंगी और उसमें आपका पासवर्ड अगर कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो वो आपको मैसेज आएगा। अब इसको बाईपास कैसे करते हैं कि डिपार्टमेंट के कुछ अपने ही बंदे होते हैं जो सिस्टम पे बैठ के, पराल के हैं या डिपार्टमेंट के अपने हैं, वो सिस्टम पे बैठ के आपको इंटीमेट किए बगैर आपके प्रोफाइल के अंदर जाके एक नई ईमेल और एक नया नंबर लगा देते हैं। वो मैं नहीं कर सकता जब तक मेरे पास उसका पासवर्ड नहीं होगा। अब जिस बंदे का इस तरह से उन्होंने मिसयूज करना होता है, बेसिकली पहले ये डाटा कलेक्ट करते हैं कि कौन सा बंदा या मर चुका है, या वो बंदा आउट ऑफ कंट्री है, या वो बंदा अपनी रिटर्न्स नहीं दे रहा, किसी वजह से इनएक्टिव है, उसकी सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, उसका एनटीएन के पासवर्ड भी दोबारा जनरेट करवाते हैं, और फिर उसके ऊपर इनवाइसेस भी ये इशू करते हैं। और ये डिपार्टमेंट की कनाइवेंस के बगैर नहीं पॉसिबल। ये मैं या कोई और कंसल्टेंट अपने पास बैठ के हम ये काम नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। इसलिए आज 1.5 करोड़ का उसको जुर्माना एफआईआर में डाला हुआ था आपने। और ये ट्रेसेबल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसका आईपी यूज हुआ है, जिसका कंप्यूटर यूज हुआ है, डिपार्टमेंट या एफआईए उसको ट्रेस कर सकता है। अच्छा, आपने पहले जब एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, टैक्स पे नया टैक्स 147 ए भी जो लगाया है, उस पे हमारे एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ेगा, उसका टैक्सेशन से क्या ताल्लुक? देखिए उसमें एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली एज पर माय ओपिनियन तो वो डिक्रीज होंगी। क्योंकि मेरा जो एतमाद है वो डिपार्टमेंट की तरफ कम होता जाएगा कि मुझे ऑडिट में भी सिलेक्ट किया जाएगा, मुझे हैरेस भी किया जाएगा। लेकिन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा उनको ये है कि जहां उनको 1% टैक्सेशन आ रही थी वो अब 2% आ जाएगी। जो बाकी फर्दर उस बंदे ने जब अपनी लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है रिटर्न में, माइट भी वो इंक्रीज हो जाए, माइट भी वो थोड़ी बहुत डिक्रीज हो। मियां साहब, जितना हमारा एक्सपोर्टर पे यहाँ पर बोझ है टैक्सेशन का, जी, दूसरे ममालिक से हम जब कंपैरिजन करते हैं, आप समझते हैं हमारे मुल्क का एक्सपोर्टर पर ज्यादा बोझ है कि दूसरे ममालिक में सिर्फ ज्यादा बोझ है? सर मैं ख्वाजा साहब ने मिसाल दी थी अभी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में और हमारे टैक्स सिस्टम में एक्सपोर्टर पे जो बर्डन है वो बांग्लादेश से 3 टाइम्स ज्यादा है। 3 टाइम्स ज्यादा उसकी टैक्सेशन 3 टाइम्स हमारे एक्सपोर्टर की ज्यादा है। वियतनाम की मिसाल लेते हैं तो वियतनाम से हमारी 2 गुना ज्यादा है। तो हम किस तरह से ये चाह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, हमारी कलेक्शन बढ़े, फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास हैं, जब तक हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे। बांग्लादेश हमारे से बाद में आजाद हुआ है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी हम इस सिस्टम से आजादी ली है। तो वो जब तक आपके हुक्मरान कोई भी हो, वो जब तक आपके टैक्स पेयर्स के साथ, लोगों के साथ सिंसेयर होके उनके लिए यूजर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बनाएगा, तब तक एक्सपोर्ट या ओवरऑल ग्रोथ हमारी नहीं हो सकती। अच्छा, ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर के कौन से सेक्टर से ताल्लुक होता है? 50 रेटेड सेक्टर थे हमारे जो, वो टेक्सटाइल से रिलेटेड ही हैं सारे, वही सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं और वही सबसे ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 50 रेटेड सेक्टर की है। और उसमें मैं साथ ये भी ऐड कर दूं, जिस तरह ख्वाजा साहब ने फरमाया था, आप कम अज कम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बचा लें, उनकी जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होने हैं एटलीस्ट वो उनको इंपोर्ट करने दें और फिर ही वो एक्सपोर्ट करेंगे। लोकली हमारे पास ऐसी चीजें नहीं है जो हम खुद से सारा कुछ प्रोड्यूस करके और वो एक्सपोर्ट भी अल्टीमेटली उसको कर दें। सही कह रहे हैं। फैसल इकबाल खान साहब, ब्रेक का मुझसे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले आप तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। सब दुआ कर रहे थे, अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे थे ट्रंप को हारने की, पूरी मीडिया कंपेनें भी चल रही थी, लेकिन जब वो जीत गए तो उन्हें मुबारकबादें देनी शुरू हो गई। क्या ट्रंप के जीतने की वजह से पाकिस्तान के सियासी
या मुआशी हालात पर वो असर पड़ेगा, लेकिन ब्रेक से बाद। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी फैसल साहब, विक्ट्री की बात है ना, मेरे अपने ज़ाविया नज़र से इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पाकिस्तान की मईशत पे नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब से अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ है ना, तो उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, यानी ना होने के बराबर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। पहली बात। दूसरी बात, सब कॉन्टिनेंट के इस पार्ट में इस वक्त जो है दो उनके एलाइज बन सकते हैं कि इंडिया जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है और दूसरा है पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली बहुत वीक है। तो नेचुरल सी बात है, ट्रम्प हो या कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए, वो बेसिकली उसका ज्यादा झुकाव जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग आदमी की तरफ होगा। अभी मैं पिछले दिनों अमेरिका के इलेक्शंस की हिस्ट्री पढ़ा था, तो उसमें एक उन्होंने बात की कि ट्रम्प इसलिए जीता है कि उसके मुकाबले में एक औरत थी। वो लोग स्याह फार्म को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी औरत को हुक्मरान नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये उनके साइकिक नहीं है। ये लोग रेड इंडियंस हैं जो बाद में अमेरिका बन गया और इसकी स्टेट्स बन गई। बेसिकली इनके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज है कि हम किसी औरत को हुक्मरान नहीं ला सकते। इसकी खालिस मिसाल ये जो हिलरी क्लिंटन की थी और अब ये कैमिला हैरिस की है। अगर इसके मुकाबले में कोई उन्होंने और बंदा खड़ा किया होता तो शायद वो जीत जाता। दूसरी चीज, जो बाइडन का जो 4 साल है वो निहायत उनके लिए एक मिजरेबल थे अमेरिका की हिस्ट्री में। इस वक्त वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और उनके अपने इकोनॉमिक हालात ज्यादा ठीक नहीं। अब उनकी एक चीज पक्की है, जो मर्जी आए, रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, थिंक टैंक की जो बात है उसको वो रद्द नहीं कर सकते। जैसे इसने कहा कि जी मैं अमेरिका को वॉर से बचाऊंगा, हमने वॉर पे खर्चा नहीं करना, हमने वही खर्चा विद इन अमेरिका करना है, ठीक है। लेकिन याद रखें, इसराइल ईरान का तनाजा हो या रशिया का और वो यूक्रेन का, उसको अमेरिका ने फंड करना ही करना है। अब हम आए अपनी तरफ। हमें डोनाल्ड ट्रंप के इस खिताब से कि जी मैं इमरान खान का बड़ा फैन हूं या उसको बाहर निकाल लूंगा, ये सिर्फ एक सियासी स्टंट था। 1 मिलियन पाकिस्तानी अमेरिकन वोट्स लेने के लिए उसने ये नारा लगाया। आप देख लीजिएगा 21 जनवरी को जब ये हलफ लेंगे, उसके बाद जो इनकी इकोनॉमिक टीम बनेगी, उनका पाकिस्तान की तरफ जो रवैया है वो जो बाइडन की इंतजामिया से ज्यादा फर्क नहीं होगा। हाँ, अगर ट्रंप को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट हुआ या अमेरिका का कोई इंटरेस्ट हुआ पाकिस्तान में, तो फिर ये शायद आईएमएफ को हमारी तरफ राग़िब करें, क्योंकि आईएमएफ का जो वफद पाकिस्तान आता है, जो आईएमएफ की जो पॉलिसीज बनती हैं, उसके पीछे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पीछे अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी और अमेरिका की जो होती है सियासत, इसका एक बड़ा अच्छा अमल दखल होता है। हाँ, जहां तक आप ट्रंप की शख्सियत की बात करते हैं, मैंने इसको भी बड़ा स्टडी किया। उसमें एक खामी है कि जो चीज वो सोच लेता है वो कर गुजरता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट शायद आ जाए, लेकिन इस वक्त जो करंट इंतजामिया है पाकिस्तान की, उसके साथ वो चलेगा उसी तरह जिस तरह जो बाइडेन चल रहा। लेकिन फैसल साहब, आज तक पाकिस्तान जो समझता है अमेरिका के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, उसके बगैर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल सिफर पे है। चाइना कहता है हमारी तरफ खड़े हो जाए, अमेरिका कहता है हमारी तरफ खड़े हो जाए। तो पाकिस्तान का मुफाद तो सबसे ज्यादा उस तरफ होना चाहिए जहाँ सबसे ज्यादा उसके मुफादात वो बसता है। तो फिर आज तक हमें जब उनकी तरफ उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ नहीं है, तो फिर पाकिस्तान फिर क्यों उनकी तरफ हटा है? फिर इसका मतलब इमरान खान ने सही कहा था, नॉट एब्सोल्युटली नॉट। सर देखें, आपको एक मिसाल है कि जब पिंजरे में आग लग जाती था ना, रीछ अपने बच्चों को भी अपने पाँव के नीचे ले, हमारे यहाँ पे ये आग लग गई हुई है। अब आपने जो ये करना है कि आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन हो। अभी तक आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था अमेरिका। कब से? अर्ली 50 से लेकर ज़िया-उल हक दौर तक आपने अमेरिका से, देखें ये डेमोक्रेसी के अपने चैंपियन बनते हैं, लेकिन जब इनका इंटरेस्ट था अफगानिस्तान में रशिया को हराने के लिए, इन्होंने हमारे यहाँ पे एक फौजी आमिर को भी पैसे दिए और लगातार दिए, मुशर्रफ को भी दिए, लगातार दिए। अब बात है सिंपल सी कि उनका हमारे साथ इंटरेस्ट क्या है। अगर इंटरेस्ट हुआ तो वो फिर आपको फंड करेंगे, नहीं तो जैसे F-16 की उन्होंने वो रोकी हुई है खेप, वो ऐसे ही चलेगा। क्योंकि देखें बात ये है कि आप एक मकरूज कौम में,
आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे। अब देखें, ईरान से जब मैं तेल लेने की बात करता हूँ या रशिया से तेल लेने की बात करता हूँ, अकेला ये फैसला हमारे हुक्मरान कर लेना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं से कहीं चली जाएगी। वो भी यही दबाव है, अमेरिका उसमें आ जाता है, नहीं लेना। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना वो, अगर आप शिफ्ट करते हैं। अब इंडिया का जो यूएई से नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें जेरे समुंदर पाइपलाइन, एक तरफ से मीठा पानी जा रहा है, दूसरी तरफ से तेल आ रहा है। आपके हमसाये क्या करें और आप क्या करें, ये जमीन आसमान का फर्क है। अब देखें, वो मोदी से उन्होंने पूछा ना पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने कहा छोड़ दो उनको और अपने पे फोकस करो, वो अपने आप को खुद मारे। ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ ट्रंप की, ट्रंप ने जो कुछ कहा इलेक्शन से पहले, मैं आपको बिल्कुल एक वसूख से बता रहा हूँ, इलेक्शन के बाद वैसा कुछ भी नहीं होना। ट्रंप की कहा जा रहा है इमरान खान को बाहर आ जाएगी, जान छूट जाएगी, तो वो अलीमा खान उसकी बहन इमरान खान की सही कह रही थी, ट्रंप हमारा अब्बा लगता है जो छुड़वा लेगा, उसकी बात भी सच्ची थी। ये पाकिस्तान का अपना मसला है, दाखिली मसला है। देखें, हाँ शायद कोई बंदा ये सोच सकता है, मतलब उसने एक स्टेटमेंट ही दी है ना, लेकिन अगर देखें एब्सोल्युटली नॉट भी तो इमरान खान ने कहा था ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई ऐसी कोई वक़्त है। अच्छा फैसल साहब, असल अपने मुद्दे की तरफ, अब हमारी जो एक्सपोर्ट है, अगर इनको हमने बाकी बढ़ाना है और इम्पोर्ट पर जिस तरह आप कह रहे हैं लग्जरी को छोड़कर अपनी उस असल हालत पे आ जाए, तो क्या मुमकिन है हमारे जो कारखाने बंद है ये भी चल जाएं और जो इनसे हमारे टैक्स अहदाफ मुतासर होते हैं वो भी सही दुरुस्त हो जाए? सर, एक गाड़ी है LC 300, ठीक है, उसके ऊपर जो आप कस्टम ड्यूटी और ये ले रहे हैं ना टैक्स, वो तकरीबन 5.5 करोड़ है। ठीक है, यानी वो 2 करोड़ रुपए की जापान में बिकती है, उसके ऊपर आप 5 करोड़ और लगाते हैं तो 7-8 करोड़ की वो यहाँ बिक रही है। ठीक है, मैं एक एनालिसिस निकाल रहा था, पिछले साल 900 LC 300 इंपोर्ट हुई, उनकी भी तो पेमेंट डॉलरों में हुई है ना यार। इसको बंद करें यशी को, और यही पैसे इंडस्ट्री के लिए, इंपोर्ट के लिए खोलें कि इंडस्ट्री ने जो इंपोर्ट करना है यहाँ पे कोई पॉलिसी बनाएं कि भाई ये इंपोर्ट हो सकता है, ये नहीं हो सकता। गाड़ी जो इंडिया में 4 लाख की है या पाकिस्तान को 28 लाख की है। अब बात सुने, इंपोर्ट क्यों पाकिस्तान में तरवीज पाई? इससे पहले बजट इकट्ठा करना बड़ा आसान था। क्या होता था कि आप इंपोर्ट पे 5.5% टैक्स लगा देते थे और कहते थे कि इंपोर्टर से ये ले लिया, ये फुल एंड फाइनल। अब आपकी जो इंपोर्ट होती थी वो एक वक्त में $50 अरब की होगी थी, आप उसका 5.5% निकालें, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी, बजट तो वहीं से पूरा हो जाता था। तो FBR के अफसरान को या पाकिस्तान हुकूमत को इस पे काम करने की जरूरत ही नहीं थी। वो सुकून से बैठे थे, जो 4 बंदे काबू आए उन्होंने निचोड़ लिया। नवा BTB तो हमारा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे, आज भी हमारा क्या हम कर रहे हैं ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस? हम कुछ नहीं कर रहे। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको हम निचोड़े हैं, उसके अंदर से हम टैक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दफा जो 76% ज्यादा गोशवारे भी आए हैं, टैक्स भी नेट आया है। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ना, ਤੁਸੀਂ ट्रैवल नहीं कर सकते, मोबाइल नहीं यूज कर सकते, ये नहीं कर, उसकी वजह से, लेकिन खौफ की वजह से जो आने वाला टैक्स पेयर वो ज्यादा देर तक ठहरेगा नहीं, सिस्टम से निकल जाएगा। आज एक टैक्स पेयर मेरे पास आया, उसने कहा जी वो मैंने रिटर्न नहीं फाइल की तो मेरे साथ क्या होगा? मैं कहा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा फॉरेन ट्रैवल खत्म हो जाएगा, मोबाइल बंद हो जाएगा, तुम कोई जायदाद नहीं खरीद सकोगे। अच्छा ये कुछ होगा? तो ये पकड़े यार, मेरी रिटर्न फाइल करें, जो जुर्माना दे मैं फाइलर तो बनूं। यार बात क्या है? खौफ। सिर्फ देखें, असल बात ये है टैक्स कितना, अगर यही पॉलिसी फ्रेंडली हो जाए तो लोगों को खुद ब खुद आए नहीं यार, हम टैक्स नेट में आना है, हमारा भी फायदा है, इस मुल्क का भी फायदा है। सर वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि पाकिस्तानी चन्ने चार्टर्ड अकाउंटेंट आपे पढ़ के नहीं बने जिन्हें माँ दे डंडिया नाल बन गए। ये पाकिस्तान में डिटरेंस जो है ना, डिटरेंस, हम लोग ढीठ लोग हैं, मान लेना चाहिए। हमें जब तक मौत नहीं दिखाई जाती है मर्ज को कबूल ही नहीं करते। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि मैं तो आई एम एस्टोनिश्ड टू हियर कि इस तरह भी IRS के कोड चेंज होते हैं। शायद मैं कभी इस से गुजरा नहीं, लेकिन अभी जब आप लोग बात कर रहे थे कि IRS के कोड भी चेंज हो जाते हैं खुद ब खुद, तो यार अब बाकी क्या बचा यहाँ पे? आप एक बंदे की कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी, आपकी पॉलिसी है ही कोई नहीं कि आप किसी को कैसे, मेरा मतलब है अभी कल एक बंदे को इन्होंने अगवा किया और 25 करोड़ रुपया मांगा उसका। वो मैं टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, मैंने कहा जी आपको अगवा कैसे किया गया? वो बताता है जी मैं जिम में एक्सरसाइज करने जाता हूँ, तो जो लोग थे ना जिन्होंने मेरा प्लॉट बेचा था उसने मेरी इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी उन लोगों को, और जब वो लोग आए हैं तो 13-14 लोग थे 2 डालों में, और सारा रास्ता उन्होंने मुझे पाँव में बिठा के जूतियां मारते रहे यार, जलील किया, ह्यूमिलेट किया। पाकिस्तान में क्या कहते हैं
पॉलिसीज की बात है, यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या हाल है ये आपको पता है? यहाँ से लोग क्यों भाग रहे हैं? सिक्योरिटी की वजह से लोग सिक्योरिटी से डर गए हैं कि यार सिक्योरिटी नामी चीज ही कोई नहीं, जो बेसिक स्टेट की जिनका हम दावा लगाते हैं पहाड़ों से ऊंची हमारी दोस्ती, हिमालय पालिया से बड़ी हमारी दोस्ती, उनके बंदे आए दिन टारगेट हो तो ये तो फिर आप ही कह सकते हैं, मैं तो इस पे कुछ नहीं कह सकता। नहीं, वो उसमें हकीकत तो यही है ना। नहीं वो देखें जी, छोड़ दें इस बात पे, लेकिन बाकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तभी बढ़ेंगी जब आप अंदर से कोई हल निकालेंगे कि हम देखें आपके गाड़ियों के प्लांट हैं। सर आखिरी सवाल, जिस तरह आप मेरे इम्पोर्ट कम हुई है, कारोबार है नहीं, इंडस्ट्री जिस तरह आप खुद बता रहे हैं इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, फिर हमारे टैक्स अहदाफ किस तरह पूरे होंगे? ये इट्स ए वेरी वैलिड पॉइंट फ्रॉम योर साइड। देखें हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो लोग काम कर भी रहे हैं उनको भी निचोड़ें, ठीक है? अहदाफ को पूरा करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरवीज आपने कर दी है, ठीक है? मैंने अभी आपको एक पहली बात कही, आज मैं वसूख से कहता हूँ आप FBR बंद भी कर दें तो ये पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। FBR बंद भी कर दें ना, ये अंडर कंसिडरेशन आया था। आप मुझे बताएं कि PRA के कितने दफ्तर हैं पंजाब में? कोई भी नहीं है, 2-3 दफ्तर हैं, फिर भी उनके दाव पूरे हो जाते हैं ना। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि ये 5% देने के बाद हमें कोई पूछेगा नहीं। मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करता हूँ कि मैं जब PRA के दफ्तर जाता हूँ वहाँ का माहौल और FPR के माहौल में जमीन आसमान का फर्क, ठीक है? तो बेसिकली हमें कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स कलेक्टर, और उससे ही हम लोग तरक्की कर सकेंगे। आसफ राणा साहब, आप क्या समझते हैं टैक्स अहदाफ पूरा करने के लिए FBR को, हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? यूबी साहब, टैक्स दाव जो पूरा करने के लिए पॉलिसीज इनकी हैं वो तो आपको पता है कि अब इन्होंने 38 सेल टैक्स का सेक्शन है उसमें रेट्स स्टार्ट कर दी हैं, जो एक्सपोर्टर हैं उनको भी तंग कर रहे हैं। तो ये ज़बरदस्ती कलेक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन लोग अल्टीमेटली अपनी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री को क्लोज करके तो यहाँ से शफल हो रहे हैं। सुंदर इंडस्ट्री से मैंने सुना है कि 200-300 फैक्ट्रीज जो है ना क्लोज करके वो आउट ऑफ कंट्री चले गए, कोई दुबई चला गया, कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है। यहाँ पे हार्श पॉलिसीज हैं, टैक्स का निज़ाम बड़ा सख्त है, उसको जब तक ये फ्रेंडली नहीं करेंगे तो मुश्किल होता जाएगा। कलेक्शन तो ये पूरी कर लेते हैं लेकिन वो ज़बरदस्ती करते हैं, उसका बर्डन एंड कंज्यूमर पे जाता है। जो गरीब अवाम है वो पिसती है, अमीर तो नहीं पिसता, वो तो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। और इन्होंने कलेक्शन करनी है, टैक्सेस में आना है, अपने इकानमी को ठीक करना है, तो वो एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी होगी। IT एक्सपोर्ट्स हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है, और दूसरा टेक्सटाइल का सेक्टर, हमारे 5 ओरिएंटेड सेक्टर जो हैं, 50 रेट सेक्टर हैं, उन पे तवज्जो दें, और जो टैक्स पॉलिसीज हैं ना उसको फ्रेंडली करें। अक्सर ऐसा होता है कि अगर तो फास्टर पे अब दोबारा रिफंड आना शुरू हुआ है एक्सपोर्टर का, तो एक्सपोर्टर को थोड़ा ना रिलैक्स हो गए हैं। पहले था कि इन्होंने, आपने फास्टर की बात ही करते सेल टैक्स की, तो जाते क्योंकि प्रोग्राम का टाइम कम है, अभी 570 अरब रुपए का स्कैंडल लाहौर से निकला है, FBR के अफसरान मिलकर फेक इनवॉइसेस पे फ्रॉड किया, तो इस फ्रॉड को भी रोका जा सकता है? यूबी साहब, इसको रोका जा सकता है। जैसे PRA देखिए, उसने 2 बताए हैं। उन्होंने कहा जी अगर इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट लेनी है तो आप आउटपुट 16% देंगे, अगर आपने इनपुट की एडजस्टमेंट नहीं लेनी तो 5% जमा करवाएं और ले लें। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, सेक्टर जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना उसके 5 से 6 स्टेप हैं, ठीक है? 5 या 6 स्टेप हैं। तो कलेक्शन हमारी सेल टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की कितनी होती है? 3 से 4%। तो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के 5 स्टेप हैं, उनसे 3% भी लें तो 15 हो जाएगा, वो 5 भी कर दें, और इंडस्ट्री है 5 भी कर दें, और उनको ऑडिट पॉलिसीज में उन्हें ये हरासा ना हो कि यार हम कल को हमें फिर पूछ प्रतीत होनी है, हमने फिर जवाबदेही होना है। तो टैक्स इसलिए लोग भी कम देते हैं। अगर ऑडिट कम हो जाए, टैक्स का रेट कम कर दिया जाए, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें इनपुट की एडजस्टमेंट खत्म कर दें, एक तो टैक्स फ्रॉड खत्म हो जाएगा, दूसरा टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमारा जो रेवेन्यू है इतना ज्यादा हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मेरी अक्सर बात होती है, तो वो क्या कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, टैक्स के ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं जी IMF करने नहीं देती। वो इसलिए नहीं करने देती कि उनके पास जाते रहें और उनकी झोली में बैठे रहें, जो हमसे वो करवाना चाहें हम वो कर दें। जब भी आपने इम्प्रूव करना है, भीख मांगने से बाज आना है, तो टैक्स को सिंगल डिजिट पे लेके आए, टैक्स फ्रॉड खत्म हो जाएगा। जितना भी है ना, ये टैक्स फ्रॉड को पकड़ने पे उतना ही खर्चा कर देते हैं दोबारा, और टैक्स फ्रॉड पकड़ा नहीं जाता। असल में इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें, इस वजह से पकड़ा नहीं जाता। मियां ज़ाहिद साहब, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में तवाज़ुन
बरकरार रखने के लिए कौन से ऐसे स्टेप हैं जो उठाने चाहिए हुकूमत? देखें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में तवाज़ुन रखने के लिए अब तो सबसे पहले तो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि हमने जो इंपोर्ट चीज़ें कर रहे हैं वो आया कि उनसे जो फिनिश प्रोडक्ट बननी है वो एक्सपोर्ट होनी है कि नहीं होनी। जैसे ख्वाजा साहब ने फरमाया, अगर वो लग्जरी आइटम है और कंज्यूमेबल आइटम है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो आप उनकी इंपोर्ट को बैन कर दें। आप सिर्फ वो रॉ मटेरियल अलाउ करें जिनसे अल्टीमेटली आपकी एंड प्रोडक्ट बन के जिनको जरूरत है जो एक्सपोर्ट हो जाएंगी। डेफिनेटली ये स्टेप लेंगे तो हमारी इंपोर्ट भी थोड़ी कम होगी और एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। मियां जाहिद साहब आपको बहुत शुक्रिया, फैसल इकबाल साहब आपको बहुत शुक्रिया, आसिफ राना साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में तवाज़ुन रखने के लिए कुछ तो स्टेप लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं टैक्स निज़ाम में बेहतरी आए, टैक्सेशन सिस्टम बेहतर हो, तो IMF की शराइत मानने की बजाय, इतनी सख्त शराइत मानने की बजाय और इतना बड़ा सूद देने की बजाय जो अपनी कमाई से, नेक कमाई से, मेहनत की कमाई से बिला सूद बगैर शराइत का आपको टैक्स देते हैं, कभी उनके साथ भी बैठ के उनकी भी सुने, उनसे मिलकर कोई ऐसी मुशावरत, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिनसे आप बिला सूद बगैर शराइत के टैक्स लेते हैं वही आपको टैक्स इतना दें, आपको गैर मुल्की कर्जों की जरूरत ही ना पड़े। अगले प्रोग्राम तक के लिए जरिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।